दोस्तों नमस्कार, मैं शोभित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक सॉल्यूशन में। आज हम लोग गणित में फार्मूला रिवीजन करने जा रहे हैं और जैसा कि आपको पता है 1 महीने के बाद में उत्तर प्रदेश की पेट परीक्षा और यूपीएसआई का एग्ज़ाम, साथ में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो उम्मीद है ये जो फार्मूले मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी आप इनसे परिचित हैं और अगर आप इनको रिवीजन में ले लेते हैं एक बार तो उम्मीद है इन परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मैथ के वो इन्हीं फार्मूलों से मिल सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, फार्मूलों का रिवीजन करते हैं और साथ में इन फार्मूलों से संबंधित किस प्रकार के सवाल आपके साथ हो सकते हैं परीक्षाओं में उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों का पहला चैप्टर है वह नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में हम लोग अगर पहला फार्मूला देखें तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब कि शुरुआत की एन प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपसे सम कहा जाए, जोड़ कहा जाए, तो उसके लिए सीधे सीधे फार्मूला आप याद रखिए n+1/2। n+1/2। अब जैसे हम लोग इसका उदाहरण ले लें तो जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि शुरुआत की प्रारंभ की 10 प्राकृतिक संख्याओं, मतलब कि नेचुरल नंबर 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको 1 से लेकर 10 तक जोड़ना नहीं है, अभी आपने पढ़ा है n+1/2, तो सीधे आपको n की जगह 10 रख देना है। 10 + 1 और बटे 2, आप जानते हैं 2 पंचे 10 और 10 और 1 11, 11 पचे 55, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा 11 पचे 55। तो आप इस प्रकार इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आगे हम लोग देखना चाहें तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, मतलब कि शुरुआत के n, मतलब कि जैसे दे दिया जाए शुरुआत के 5 विषम नंबर्स का सम क्या होगा, तो उसके लिए सीधा सा फार्मूला है n² आप 5 रख दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। या कह दिया जाए शुरुआत के 11 ऑड नंबर्स विषम नंबर्स का सम क्या होगा, तो आप सीधे 11 का स्क्वायर 121 लिख देंगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, शुरुआत के n इवन नंबर्स सम संख्याओं का सम कह दिया जाए, तो जैसे कि आपसे कह दिया जाए प्रारंभ की 5 सम संख्याओं का सम संख्याओं का योग, तो शुरुआत की 5 सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2, 4, 6, 8, 10। अगर सीधे से आपको इनका योग निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास n+1। आपको ये कितनी संख्याएं हैं, 5 हैं, तो आपको n की जगह 5 लिख देना है और 5 + 1, तो 5 गुणे 5 और 1 6 होता है, 6 पंचे 30। आप इनको जोड़ के देख लीजिए, 30 आ रहा होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग शुरुआत की n इवन नंबर्स का सम देख लेते हैं। उसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, अब यहाँ पर n नेचुरल नंबर के स्क्वायर की बात हो रही है, यहाँ पे n नेचुरल नंबर की बात नहीं हो रही है, शुरुआत के n नेचुरल नंबर की स्क्वायर की। अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि हम लोगों के पास में शुरुआत के जो नेचुरल नंबर हैं, जैसे हम लोग ले लें कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ऐसे हम लोग ले लें 10 के स्क्वायर तक। ठीक है। तो सभी के स्क्वायर करके हम उनको जोड़ने तो जा नहीं रहे हैं, उसके लिए आपको सीधे से फार्मूला याद रखना है n+1 और गुणे 2n+1 में 6। तो उसके लिए आपको फार्मूला याद रख लेना है n+1 और 2n+1 और बटे में 6। तो n की जगह आपको क्या लिख देना है, 10 लिख देना है। n की जगह आपको क्या लिख देना है, 10 लिख देना है। फिर 10 + 1, और यहाँ पर जब आप 10 लिखेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, और +1 और बटे में 6। तो आप देखेंगे कि 2 3 जा 6, 2 5 जा 2 5 जा 10। तो आप देखेंगे 5 गुणे 10 और 1 11 और 20 और 1 21 बटे 3, 3 सते 21। उसके बाद में 11 पचे 55 गुणे 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38। इस तरीके से शुरुआत के 10 जो है प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का जो सम है वो हमारा 385 आ गया। उसी तरीके से अगर शुरुआत के n
नेचुरल नंबर का क्यूब देखना हो, शुरुआत के n नेचुरल नंबर का क्यूब देखना हो, क्यूब का मतलब जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के जो संख्याएं थी उनका स्क्वायर का हम लोगों ने योग किया है। अगर उसी तरीके से आपको जैसे कह दिया जाए 1 से लेकर 5 तक के क्यूब उनका सम क्या होगा, इनका योग क्या होगा, तो आपको इसके लिए फार्मूला याद रख लेना है n+1/2 और इस पूरे का स्क्वायर। तो आपको n की जगह 5 लिख देना है, 5 + 1/2 और इसका स्क्वायर। ये 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा और ये नीचे 2 उसको काट देगा, 2 तियाँ 6, तो आप देखेंगे 5 तियाँ 15 और इसका स्क्वायर जब करेंगे तो हमको 225 मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने शुरुआत के n नेचुरल नंबर्स का क्यूब करके देख लिया और उसके लिए फार्मूला हम लोगों ने जान लिया कि n+1/2 का स्क्वायर। उसी तरीके से एक फार्मूला यह भी हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के मासा और लासा की गुणा के बराबर। अब जैसे हम लोग एक छोटी संख्या ले लें, जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पर ले लें कि एक संख्या हमारी 2 है और एक संख्या, उदाहरण के तौर पर हम लोग ले लें कि एक संख्या हमारी 2 है और एक संख्या 4 है, ठीक है, या 2 संख्याएं हैं। तो हमको पता है इन दोनों संख्याओं का मासा 2 आएगा और इन दोनों संख्याओं का जो लासा होगा वह 4 आएगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट नंबर और गुणे दूसरा नंबर करें तो फर्स्ट नंबर गुणे दूसरा नंबर 2 × 4 भी हमें 8 मिलेगा और मासा और गुणे लासा करें तो वह भी हमको 2 × 4 मतलब कि 8 मिलेगा। ये मैंने छोटी संख्याओं का उदाहरण लिया, आप जानते हैं बड़ी संख्याओं पर भी ये रूल अप्लाई होता है, ठीक है। उसी तरीके से अब या सबसे ज़्यादा सभी लोगों को पता ही है कि डिविडेंड = डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो अगर जैसे हम लोग देखना चाहें तो जैसे हम लोग 11 में 2 से भाग करें तो हम लोग बोलेंगे 2 पंचे 10 और 1 हासिल बचेगा। तो हम लोग जो इसको बोलते हैं वह क्या बोलते हैं, भाज्य, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। और जो 1 आया उसे हम लोग क्या बोल देंगे, शेषफल। तो अगर हम लोग ये जो फार्मूला पढ़ रहे हैं उसमें है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा कितना है, 11 है और भाजक हमारा 2 है, भागफल 5 है और प्लस शेषफल 1। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 11 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग नंबर सिस्टम के लगभग जो साधारण क्वेश्चन हैं उनको इनसे हल कर सकते हैं। और जब इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा वीडियो में करेंगे आगे के, तब इसके बारे में और भी सवालों को हल करेंगे। फिलहाल साधारण क्वेश्चनों को आप जो पेट वगैरह में आपको मिल जाएंगे वह इनसे हो जाएंगे। तो परसेंटेज में अब देखते हैं, परसेंटेज बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और मैं केवल इन फार्मूलों के जरिए आपसे यह नहीं कह सकता हूं कि मैं इतने ही फार्मूलों से आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। परसेंटेज एक बड़ा टॉपिक है, उसके लिए गहरी समझ की आवश्यकता है। लेकिन कुछ जो सीधे सीधे क्वेश्चन इन फार्मूलों पे आपको मिलेंगे वह मैं ज़रूर बताने की कोशिश कर सकता हूं। तो जैसे कि पहला कह दिया जाए कि कोई नंबर x इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाई y%। कोई नंबर x को अगर y% बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो वह कितना हो जाएगा। तो उसके लिए सीधे सीधे फार्मूला याद रखिए, अगर बढ़ा दिया जाए तो 100 में y जोड़ लीजिए, 100 से भाग कर दीजिए और x की गुणा कर दीजिए। और अगर कम कर दिया जाए तो 100 में से y कम कर दीजिए और 100 से भाग करके x की गुणा कर दीजिए। जैसे कि मैं इसका उदाहरण मैं आपके सामने बताता हूँ। कोई नंबर x है और x का मान जैसे हम लोगों ने ले लिया कि 80 है। x का मान क्या ले लिया, 80 है। अब जैसे पेपर में आपको आ गया कि 80 जो है यह 50% बढ़ा दिया जाता है। 80 जो है यह 50% बढ़ा दिया जाता है। तो बताइए अब कितनी वैल्यू, जो नई वैल्यू आई वह कितना होगा। तो मैंने माना कि जो नई वैल्यू आएगी, नया मान आएगा 50% बढ़ाने के बाद में, तो आपको क्या करना है, 100 में अभी हम लोगों ने पढ़ा था बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, 50 को जोड़ देंगे, 100 से भाग कर देंगे और x की गुणा कर देंगे। x कितना था हमारा, 80 था। तो 100 और 50 150 और बटे 100, उसके बाद में 80 की जब गुणा करेंगे तो ये जीरो काट लेंगे, इसको काट देंगे और 15 8 कितना होता है, 120 होता है। तो कॉमन सी बात है, 80 था तो 80 का 50% कितना हो जाएगा, 80 का 50% 40 होता है। और जब आप 80 में 40 जोड़ेंगे तो 120 तो आएगा ही।
ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं या इस फार्मूले से। अगर यहीं पर आपसे कह दिया जाए कि इसका 50% घटा दिया जाए, तो घटाने पर क्या होगा, मतलब कि 50% घटा दिया जाए, 50% घटा दिया जाए तो नया मान क्या होगा, तो नए मान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 में से आप 50 घटाइए, उसमें 100 से भाग कर दीजिए और गुणे 80 करिए, तो 100 में 50 घटाएंगे आपको 50 मिलेगा, बटे में 100 गुणे 80 और 50 दूना 100, 2 को काटेंगे तो कितना 40। कहने की बात हम लोगों को समझ में आ रही है कि 80 अगर प्रारंभिक मान है और 50% घटाया गया तो 80 में से उसका आधा घट जाएगा और 80 में से आधा घट के 40 बचेगा। तो उम्मीद है आपको जो पहला फार्मूला है वह आपको समझ में आया। उसी तरीके से इफ x इज a% मोर देन y इज लेस देन, अगर कह दिया जाए कि x जो है वो y से a% ज़्यादा है तो y जो है वो x से कितने परसेंट कम होगा, तो कम आपको पता लगाना है तो आपको क्या कर देना है, a बटे 100 प्लस a गुणे 100। अब जरा आप उदाहरण से समझ लें तो बेहतर समझ में आएगा आपको। जैसे कि हम लोग बोल दें कि x जो है, जैसे कह दिया जाए a की आय जो है वह b से a की आय b से 10% ज़्यादा है, a की आय b से 10% ज़्यादा है, तो b की आय जो है, b की आय a से कितना कम है, b की आय a से कितना कम है। तो यह पता लगाने के लिए आपको क्या कर देना है, आपको यह फार्मूला ध्यान में रख लेना है कि a बटे 100 प्लस a गुणे 100, तो a कितना है यहाँ पर 10 है, तो आपको क्या कर देना है 10 बटे 100 प्लस a मतलब कि 10 और गुणे 100, तो 10 बटे 100 में आप 10 जोड़ेंगे तो 110 आएगा और गुणे में 100, तो आप देखेंगे कि यह जीरो कट जाएगा और 10 दशामन 100, 100 बटे 11, और आप इतना बोल सकते हैं, या इसमें जब भाग करेंगे तो हम लोग जानते हैं 11 9 99, 1 बचेगा, उसके बाद दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 10 होगा, भाग अभी भी नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा के हम लोग 100 कर लेंगे और 11 9 99, तो 9.09% बी की आय ए से कम है, बी की आय ए से 9.09% कम है। इस तरीके से यह हम लोग इतना ही बोल देंगे, ठीक है। तो यह फार्मूला हम लोगों को समझ में आया। चलिए अब हम लोग दूसरे फार्मूले को देखते हैं परसेंटेज में। इफ x इज a% लेस देन y, अगर x y से a% कम है तो y कितना ज़्यादा है, तो पहले वाले का उल्टा है, यहाँ पर पहले वाले का उल्टा है। जैसे कह दिया जाए पहले वाले का उल्टा है, जैसे कह दिया जाए a की आय, जैसे कह दिया जाए a की आय b से 10% कम है, तो b की आय a से कितने परसेंट ज़्यादा है, b से कितना ज़्यादा है, b से कितना ज़्यादा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर प्लस कर रहे थे, यहाँ पे हम लोगों को 10 बटे 100 माइनस 10 और गुणे में क्या कर देना है, हम लोगों को 100 कर देना है। तो 10 बटे 100 में से 10 घटाएंगे 90 बचेगा और गुणे में 100, फिर इसको काट लेंगे तो 10.100 बटे 9 इतने परसेंट ज़्यादा होगी, बी की आय ए से जो है हमारी 100 बटे 9% ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इन फार्मूलों के जरिए हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। आगे देखते हैं, इफ वैल्यू इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाई x%, देन अगेन वैल्यू इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाई y%, देन नेट इफेक्ट। कहने का मतलब यहाँ पर फार्मूला देख लीजिए आप, प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणे प्लस माइनस वाई और बटे में 100, यह पूरा परसेंट। कहने का मतलब क्या, अगर इसको आप ना समझ पाए हो तो कम से कम फार्मूले को ध्यान रखें। मैं उदाहरण के जरिए आपको इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि कह दिया गया कि एक दुकानदार ने एक फ्रिज को खरीदते समय, बेचते समय पहले 5% की छूट दी, और उसके बाद में 10% की छूट दी। अब आपसे एक क्वेश्चन कह दिया जाए सीधे कि दुकानदार के द्वारा एक छूट कितने के द्वारा दी जाए कि वह इन दोनों के इक्विवेलेंट, मतलब कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बराबर हो, मतलब कि इन दोनों के बराबर एक सिंगल डिस्काउंट दिया जाए, वह इन दोनों के बराबर हो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो कुछ फार्मूला वही था, डिस्काउंट का मतलब प्राइस कम हो रहा है, तो वहाँ पे वही हमने कहा था नेट इफेक्ट। क्या कहा था हम लोगों ने, नेट इफेक्ट, ठीक है। नेट इफेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस एक्स, हम लोगों ने जो फार्मूला लिखा था वो कुछ इस तरीके से लिखा था, प्लस, फिर हम लोगों ने लिखा था प्लस माइनस वाई, उसके बाद हम लोगों ने लिखा था प्लस माइनस एक्स और गुणे प्लस माइनस वाई, और बटे में हम लोगों ने यहाँ पर 100 किया था, ठीक है।
100 किया तो यह टोटल नेट इफेक्ट आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्लस हम तब लेंगे जब रेट बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पर तो छूट दी जा रही है तो 5% की छूट दी गई, तो हम लोग क्या ले लेंगे, -5। फिर उसके बाद देखें आप कि 10% की फिर दोबारा छूट दी गई है, तो यहाँ पर भी हम लोग -10 ले लेंगे, और प्लस यहाँ पर -5 और -10 की गुणा करा देंगे। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों छूटे हैं, और बटे में 100। तो आप देखेंगे -5 और 10 -15 हो जाएगा, और प्लस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, 10 × 50 हो जाएगा, और बटे में 100 हो जाएगा। तो आप उसके बाद में आप देखेंगे कि यह 1/2 आ जाएगा, तो -15 और प्लस 1/2 का मतलब 0.5 होता है। तो आप 15 में माइनस का 15 है और 0.5 है, तो जब आप घटा लेंगे तो माइनस का 14.5। इस माइनस का मतलब है कि यह डिस्काउंट है। क्या है इसका मतलब, अगर दुकानदार 14.5% का सिंगल डिस्काउंट दे दे तो वह इन दोनों की छूट के बराबर होगा। तो उम्मीद है आप इस फार्मूले को भी समझे हैं। उसके बाद में जैसे लास्ट जो हम लोग परसेंटेज का फार्मूला देख रहे हैं अभी, इफ प्राइस इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाई X%, देन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड कंजम्पशन। आप एक बात समझें, जैसे कि किसी भी चीज के अगर रेट बढ़ जाते हैं तो आप जो कंजम्पशन है वो कम कर देंगे। किसी भी रेट का मतलब ये कहने का मतलब, शक्कर का अगर रेट बढ़ गया तो आप उतने ही रुपए में अगर शक्कर पाना चाहते हैं तो आप जो है, जैसे 20 रुपए की अगर आप शक्कर ले रहे हैं एक दिन में, तो अगर शक्कर का रेट 23 रुपए हो जाता है तो आप 20 की शक्कर लेना चाहेंगे तो आपको 20 की शक्कर अब कुछ कम मिलेगी। इसका मतलब आपको खाने में कुछ कमी करनी पड़ेगी। तो किसी भी चीज का प्राइस और उसका कंजम्पशन ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर रेसिप्रोकल होते हैं तो कहने का मतलब यही है कि अगर इफ प्राइस इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाई X%, अगर X% जो है किसी चीज की वैल्यू बढ़ जाए तो कितना कंजम्पशन कम करना चाहिए कि प्राइस वही बना रहे। तो उसके लिए आप फार्मूला मान लीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने X लिख दिया, यहाँ पर आप A ले लीजिए क्योंकि फार्मूले में मैंने A लिया है। तो A%, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए शक्कर का प्राइस 10% बढ़ गया, शक्कर का प्राइस 10% बढ़ गया, यह जो प्राइस है शक्कर का जो प्राइस है यह 10% बढ़ गया, तो क्वेश्चन में सीधे आपसे बोलेगा कि कंजम्पशन कितना कम कर दिया जाए, मतलब कि कितना खाने में कमी कर दी जाए, कंजम्पशन कितना कम कर दिया जाए, कितने % कम कर दिया जाए कि प्राइस हम उतना ही चुकाएं। अब प्राइस में 10% की वृद्धि हो गई है, तो आपको क्या कर देना है, अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा A/100 + A × 100, तो आपको क्या कर देना है 10/100 + A, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा, और गुणे में 100। तो आप इस जीरो को काट लीजिए और 10.100 100/11 भाग करके देख लीजिए, 100/11% आपको कंजम्पशन कम कर देना चाहिए। और उसी तरीके से अगर यहाँ पे कह दिया जाए शक्कर का प्राइस जो है वह 10% कम हो गया है, तो कितना कंजम्पशन हमको बढ़ा देना चाहिए कि जिससे कि हम उतना ही प्राइस दे के आएँ, और तो कंजम्पशन तो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि प्राइस अगर घटा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो कहने का मतलब A/100 - A, और गुणे में हम लोग क्या ले लेंगे 100, तो 10/100 में से जब 10 घटाएंगे तो 90, और गुणे में 100। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस जीरो को काट देंगे तो 100/9% इतना कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हम लोगों ने लगभग परसेंटेज के फार्मूलों को भी पूरा कर लिया है। अब आप जरा यहाँ पर देखें, यह स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के कुछ सीधे से फार्मूले मैंने बता रखे हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कभी कभी आपको दिख जाता होगा पेपर में, जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा रफ काम करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख जाता होगा कि √6 + √6 + √6, और ऐसे √6 करके अनंत तक लिखा हुआ है। तो कह रहा है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बहुत सरल तरीके से हम लोग करेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि 6 के आप ऐसे 6 के 2 फैक्टर कर लीजिए, तो आप कहेंगे कि 6 के 2 फैक्टर 2 और 3 हम लोग मान लें, 2 और 3 मान लें, 6 के 2 फैक्टर 2 और 3 हो गए। तो अब यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस वाले में जो है इन दोनों में आप यह बताइए कि जो इसके फैक्टर आए हैं 2 और 3, इसमें कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 3 बड़ा है। तो मैंने कहा यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो मैंने कहा जो प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर ही इसका आंसर होगा। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वह कितना होगा, 3 होगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर x करके लिखा हुआ है अनंत तक, तो x के 2 फैक्टर b और a मानिए, और आप किसी भी बड़ी संख्या के भी कर सकेंगे फैक्टर, तो उसमें जो फैक्टर बड़ा होगा प्लस वाले में वही उसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर माइनस आ जाए यहाँ पर √6 - √6 ये अनंत तक जा रहा हो, और तब इसका आंसर आपसे कह दे तो फिर से 6 के 2 फैक्टर करिए, तो आप कहेंगे कि 6 के 2 फैक्टर 2 और 3 होंगे। तो मैंने कहा अब तो माइनस है, तो माइनस में
माइनस में जो छोटा वाला है वह उत्तर होगा, माइनस में जो छोटा वाला है वह उत्तर होगा। तो यही चीज़ मैंने लिखी हुई है कि x माइनस रूट में इस तरीके से अनंत तक है, तो जो 2 फैक्टर करने पे जो आपका आंसर होगा वह छोटा वाला उत्तर होगा। कहने का मतलब अब ए आंसर होगा। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग अभी आज के वीडियो में लगभग अंत पर हैं। तो अगर रूट जो है वह x x x या अनंत तक हो, मतलब कि जो अब जैसे मान लीजिए कि रूट 6 जो है, रूट 6 अब बीच में ना प्लस है ना माइनस है, बीच में गुणा है, बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं ना गुणे का चिन्ह है। यह अनंत तक है, यह कहाँ तक है, अनंत तक है। और कह दे इसका आंसर क्या होगा, तो आप बेझिझक सीधे आंसर बोलिए कि यह 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। वही चीज़ मैंने लिखी हुई है कि रूट एक्स अनंत तक है, तो उसका सीधे से आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, मतलब कि 6 हो जाएगा। अब हम लोग आखिरी फार्मूले पे आए हैं स्क्वायर और क्यूब रूट के, कि रूट एक्स ये सब गुणे में है, लेकिन k टाइम्स हैं। कितनी बार हैं, k टाइम्स हैं। जैसे कि मैं मान लूँ मैंने अभी आपसे रूट 6 की ही बात कर रहा था, तो रूट 6 ही ले लें। जैसे कि रूट 6 और रूट 6 k टाइम्स कहने का मतलब कितनी भी बार हो सकता है। तो जैसे मान लिया मैंने ये 3 बार है, कितनी बार है, 3 बार। ये अनंत तक नहीं है, पहले अनंत तक था, तो अनंत तक तो सीधे 6 आंसर हो गया। लेकिन जब अनंत तक ना हो, किसी संख्या में हो, तो उसके लिए आपको यह फार्मूला लगाना है, x की पावर 2 की पावर k माइनस 1 बटे 2 की पावर k। अगर इस फार्मूले को आप याद कर चुके हैं तो यहाँ पर x हमारा 6 है, उसके बाद फार्मूला था x की पावर 2 की पावर k माइनस 1 बटे 2 की पावर k। यह हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग x 6 की पावर 2 और इसकी पावर k की वैल्यू यहाँ कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो आप k की वैल्यू 3 लिखिए, माइनस 1 और बटे 2 की पावर 3। तो आप देखेंगे कि 2 की पावर 3 8 होगा, और 8 में से 1 घटाएंगे तो आप कहेंगे 7 आएगा, और उसी तरीके से 2 की पावर 3 8 होगा, तो आप कहेंगे कि 6 की पावर 7 बटे 8, 6 की पावर 7 बटे 8 यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद है आप इन फार्मूलों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, जो हम लोगों ने अभी नंबर सिस्टम में देखा, उसके बाद में परसेंटेज में देखा, और यह सारे परसेंटेज का फार्मूले, उसके बाद में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के कुछ फार्मूलों को देखा। और अगर आप इससे कुछ सीख पाए हैं तो अपने मित्रों को शेयर करें, वीडियो को फॉरवर्ड करते रहें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे भी हम लोग इन्हीं चैप्टरों से जुड़े हुए ज़रूरी फार्मूले अगले वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।